विवाह के उद्देश्य ठीक है, तो विवाह के उद्देश्य पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे विवाह के रूप। ठीक है, विवाह के रूप। विवाह के रूप में बच्चों, विवाह एक अत्यंत प्राचीन संस्था है। कैसी संस्था है? प्राचीन संस्था है। मानव समाज में अनेक जो है, मानव समाज में इसके अनेक रूप होते हैं, देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है एक विवाह। ठीक है, एक विवाह। एक विवाह का अर्थ होता है बच्चों, यानी एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह। ठीक है, इसमें एक पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह करती है तथा इसी प्रकार एक पुरुष केवल एक स्त्री से। ठीक है, इस विवाह को ही आदर्श विवाह माना जाता है। ठीक है, क्या विवाह माना जाता है? आदर्श विवाह। नेक्स्ट है बहु विवाह। बहु विवाह, बहु विवाह का अर्थ है बच्चों, एक स्त्री का बहुत सारे पुरुषों से विवाह करना, या एक पुरुष का बहुत सारी स्त्री से विवाह करना। ठीक है, और बहु विवाह के दो रूप बताते हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ। पहला है बहु पति विवाह। ठीक है, बहु पति विवाह। और दूसरा है बहुपति विवाह। कौन सा है? बहुपति विवाह। बहुपति विवाह में एक स्त्री केवल बहुत सारे पतियों से विवाह करा दिया जाता है, या विवाह होता है। ठीक है, इसमें पुरुष एक होता है, स्त्री बहुत सारी होती है। और जो बहुपत्नी है, इसमें पत्नियां बहुत सारी होती है, पति एक होता है। समझ में आ गई? जैसे कि नाम से ही आ रहा है। ठीक है, कि जो बहुपति विवाह है उसमें बहुत सारे पति होते हैं एक स्त्री के, और बहुपत्नी में बहुत सारी पत्नियां होती है एक पुरुष की। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा समूह विवाह। जो हमारे यहाँ चल रहा था समूह विवाह। समूह विवाह में क्या होता था बच्चों? समूह विवाह जो है प्राचीन काल में प्रचलित था। ठीक है, और जो जनजातियां रही है हमारे समाज में, ये विवाह वहां पर ज्यादा प्रचलित था। कहाँ पर? जनजातियों में। और इसमें एक ग्रुप का विवाह दूसरे ग्रुप से होता था। कैसे ग्रुप से? यानी कि एक स्त्रियों का ग्रुप होता था और एक पुरुषों का ग्रुप। ठीक है, और उसमें क्या होता था? उस ग्रुप का विवाह करा दिया जाता था, और उसमें जो पुरुष होता था वो किसी भी स्त्री के साथ अपने संबंध बना सकता था पूरे ग्रुप में। यानी जो समूह होता था, समूह में भी बहुत सारी स्त्रियां होती थी, और जो है समूह पुरुषों का जो होता था उसमें बहुत सारे पुरुष होते थे। ठीक है, यानी जो पुरुष होते थे वो किसी भी स्त्री से अपने संबंध बना सकता था। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे विवाह निश्चित करना। नियम व्यवस्था निर्देश, यानी विवाह को किस प्रकार निश्चित किया गया था? विवाह निश्चित करना। ठीक है, नियम तथा निर्देश। यानी कुछ समाजों में जो था, विवाह के संबंध में निर्णय अभिभावक तथा संबंधी द्वारा किया जाता है। ये आज भी हमारे समाज में प्रचलित है कि या तो लड़की के विवाह करने के लिए अभिभावक जो है निर्णय लेते हैं, या कौन लेता है? रिश्तेदार, यानी नातेदार वगैरह। ठीक है, जबकि कुछ अन्य समाजों में विवाह हेतु साथी का चयन करने में व्यक्तियों की अपेक्षा कर कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कुछ समाजों में कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कौन कौन सी? जैसे सामान्यतः विवाह में पाए जाने वाले निषेध 4 प्रकार के। निषेध का मतलब होता है निगेटिव
एक समाज में व्यक्ति को नहीं करने होते। इसमें सबसे पहले आता है अंतर्विवाह। ठीक है, अंतर्विवाह का क्या होता है बच्चों? अंतर्विवाह का अर्थ है किसी व्यक्ति का समूह वर्ण या जाति के अंदर ही विवाह करना। ठीक है, वर्ण अपनी जाति में विवाह करना, अपने वर्ण में ही विवाह करना या अपने समूह में ही विवाह करना। कैसे विवाह करना, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ आपको। जैसे कि ब्राह्मणों में गौण ब्राह्मण केवल गौण ब्राह्मणों में ही विवाह करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अंतर्विवाह एक ऐसी वैवाहिक मान्यता है जिसमें एक स्त्री अथवा पुरुष को अपनी जाति अथवा उपजाति में विवाह करने का नियम होता है। यानी कि कोई स्त्री या पुरुष केवल अपनी जाति के लोगों से विवाह कर सकते हैं और अपनी जाति से बाहर जाकर के विवाह नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि जैसे हिंदू समाज में एक व्यक्ति को अपनी जाति के बाहर विवाह करने का निषेध है। निषेध बताया ना, 4 प्रकार के निषेध है। तो अपनी जाति से अपने धर्म से बाहर विवाह करने का निषेध है, यानी कि अपनी जाति और धर्म से बाहर विवाह नहीं कर सकता व्यक्ति। नेक्स्ट है बहिर्विवाह। ठीक है, बहिर्विवाह का तात्पर्य है बच्चों अपने रक्त समूह, यानी जो हमारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, ब्लड ग्रुप से नहीं, ब्लड के रिलेशन है जिनसे हमारे, अपने रक्त समूह आदि के अंतर्गत आने वाले सदस्य से विवाह न करना। यानी कि जिनसे हमारा रक्त द्वारा संबंध है। किससे होता है रक्त द्वारा संबंध? जो हमारी फैमिली के सदस्य होंगे या पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हमारी फैमिली के पूर्वज रहे हैं या आगे जाके बनेंगे, उनसे विवाह नहीं करना है। इस मान्यता के अनुसार विवाह अपने गोत्र, प्रवर और सपिंड वाले परिवारों में नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ नहीं किया जा सकता। हिंदुओं में 3 प्रकार के बहिर्विवाह का प्रचलन है। कौन कौन से है वो? सबसे पहले है गोत्र बहिर्विवाह, फिर है प्रवर बहिर्विवाह, फिर है सपिंड बहिर्विवाह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोत्र बहिर्विवाह के विषय में। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा बहिर्विवाह। ठीक है, बहिर्विवाह का तात्पर्य है अपने रक्त समूह आदि के अंतर्गत आने वाले सदस्य से विवाह न करना। यानी जो अपने रक्त समूह में आ रहे हैं व्यक्ति, ठीक है, जो रिश्तेदारी मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति चले आ रहे हैं, उनसे विवाह न करना। इस मान्यता के अनुसार अपने गोत्र, प्रवर और सपिंड वाले परिवारों में विवाह नहीं किया जा सकता। हिंदुओं में 3 प्रकार के बहिर्विवाह का प्रचलन है। सबसे पहले गोत्र बहिर्विवाह। सबसे पहले अपना गोत्र बहिर्विवाह। ठीक है, गोत्र बहिर्विवाह का अर्थ है बच्चों कि जो गोत्र होते हैं, ठीक है, गोत्र होता है जैसे कि हमारे परिवार है या हमारा जिनसे रक्त संबंध है। ठीक है, जैसे माता पिता भाई बहन है और उनसे संबंधित रिश्तेदार है, फैमिली के सदस्य चले आ रहे हैं, उनसे गोत्र के संबंध होते हैं। तो जो गोत्र बहिर्विवाह को ठीक प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है कि गोत्र के अर्थ को हमें पहले समझना चाहिए। मजूमदारी और मदन के शब्दों में एक गोत्र अधिकांश रूप में कुछ वंश समूहों का योग होता है। वंश का जैसे वंश होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जो अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं। यानी कल्पना कर ली जाती है कि अमुक व्यक्ति हमारे पूर्वज रहे हैं। ठीक है, यह पूर्वज मानव के समान पशु, पेड़ पौधा या निजी वस्तु हो सकता है। समझ गए? पशु भी हो सकता है, कोई पेड़ पौधा जिसे उन्होंने अपना पूर्वज मान लिया, उसी को जो है अपना पूर्वज मान करके उसकी पूजा भी करते हैं ये लोग। गोत्र के संबंध में यह प्रथा प्रचलित है कि
संबंधी समझने लगे। जो यज्ञ भी करते थे आपस में बैठ करके, वो एक दूसरे को उन्हें संबंधी समझने लगे। यह सत्य है कि ये संबंध धार्मिक भावना पर आधारित थे। और ये क्या थी कि ये केवल धर्म पर आधारित संबंध थे, परंतु इस पर भी वे अपने को एक वंश का सदस्य समझने लगे थे। ठीक है, ये सभी सदस्य प्रबल माने जाने लगे और उनमें आपस में विवाह संबंध का निषेध हो गया। आपस में विवाह वो जो लोग है नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सपिंड बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का जो लास्ट पॉइंट है क्या है, कौन सा, सपिंड विवाह। हाँ, ठीक है, सपिंड पिंड का अर्थ है रक्त संबंध से है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, जैसे गोत्र से भी रक्त संबंध का अर्थ है। हिंदू समाज में सपिंड में वैवाहिक संबंध का निषेध किया गया है। सपिंड का संबंध माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक और पिता की ओर से 7 पीढ़ियों तक माना जाता है। ठीक है, माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक और पिता की ओर से 7 पीढ़ियों तक, उनमें आपसी संबंध यानी विवाह के संबंध नहीं हो सकते। नेक्स्ट है बच्चों, आपने पढ़ा था अंतर्विवाह। ये अंतर्विवाह के कौन चल रहे थे, आप पढ़ेंगे। सॉरी, बहिर्विवाह के कौन चल रहे थे, आप पढ़ेंगे अनुलोम अथवा कुलीन विवाह। ठीक है, इधर लिख देती हूँ मैं, अनुलोम अथवा कुलीन विवाह। अनुलोम या कुलीन विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें उच्च वर्ग या पुरुष निम्न वर्ग की कन्या से विवाह करता था। ठीक है, या विवाह करता है, यानी जो पुरुष होता था वो उच्च वर्ग का होता था। और ठीक है, और जब स्त्री होती थी, कन्या होती थी, वो निम्न वर्ण की होती थी। किसमें, अनुलोम और कुलीन विवाह में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में इसका एकदम विपरीत होता था, किसका, अनुलोम विवाह का। ठीक है, कैसे विपरीत होता था अभी समझाऊंगा। प्रतिलोम विवाह एक प्रकार से अनुलोम विवाह का विपरीत होता है। यह विवाह हिंदू विवाह संबंधी वह नियम है। कौन सा नियम है, जिसमें निम्न वर्ण अथवा कुल के लड़के का विवाह उसके उच्च वर्ण अथवा कुल की लड़की से के साथ होना अवैध या निंदनीय समझा गया है अथवा समझा जाता है। यानी जो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता था वह उच्च कुल की लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकता था, उसे निंदनीय समझा जाता था, यानी उसकी निंदा की जाती थी, बुराई की जाती थी। यद्यपि प्राचीन काल में केवल अनुलोम विवाह को ही मान्यता प्राप्त थी। कौन से को, अनुलोम विवाह को। प्रतिलोम विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं थी, परंतु कम होने के कारण जो हमारे समकालीन समाज है उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था है। ठीक है, कम होने के कारण इन दोनों प्रकार के विवाह की महत्ता भी कम हो गई है। ठीक है बच्चों, ये आज हमने पढ़े थे विवाह के विभिन्न रूप, ये आपको समझ में आ गए होंगे।